नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण सबसे 30 बेस्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यह आपका पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों, इसके पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और प्रत्येक पार्ट पर हम 30 सबसे बेस्ट क्वेश्चन लाते हैं। तो पिछली क्लासेज या आपको पिछले वाली वीडियो देखने के लिए, पिछले क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का 30 ऑफ 30 फ्री नोट्स एवं PDF फाइल आपको प्राप्त कराई दी जा रही है। वो भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन्हें रट लो, अक्सर यही प्रश्न आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कंसेप्ट से आपके सिलेबस के आधार पर इसी से रिलेटेड और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, और प्रश्न यह पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। यानी बुद्धि की परिभाषाएं दी गई हैं। अब इसमें से एक परिभाषा आपकी बुद्धि की नहीं है, वह आपको बताना है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। जीवन की अपेक्षा नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। और राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि है। तो ये जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक शक्ति की बात आती है, और पेडागॉजी वही कहता है जो सबसे डिफरेंस हो। ये ऑप्शन आपका सबसे अलग लग रहा होगा इन तीनों में से। तो डी ऑप्शन जो है बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, ये कथन किसका है। दोस्तों, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह किसका कथन है। रेवर्न का, डम्वेल का, रॉस का, मैकडूगल का। तो अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन दोस्तों हो जाएगा किसका है, रेवर्न का कथन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों को बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। अपने कक्षा के बच्चों में बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। दोस्तों, अगर बच्चों में बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना है तो किसका चुनाव करेंगे हम। तो आइए देख लेते हैं हम किसका चुनाव करेंगे। बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग अपनी कक्षा के बच्चों को, विद्यार्थियों को या बालक बालिकाओं को बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बच्चों के जो समक्ष है आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी, यानी बच्चों में मदद करनी चाहिए। बच्चों को मदद करनी चाहिए दोस्तों। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। यानी आप समझ गए होंगे, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, क्लास में बहुत ज़्यादा बोलता है। आपके उसके विषय में पता करते हैं। जब आप उसके विषय में जानना चाहते हैं, उसके घर पर बात करते हैं या किसी और उससे दोस्त से पूछते हैं ये घर में कैसा रहता है बच्चा, तो वह छात्र अपने घर में बहुत ही कम बात करता है, बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का है। तो आप उस छात्र के विषय में क्या सोच विचार देंगे कि यह बच्चा कैसा है, जो कक्षा में बोलता हो लेकिन घर में ना बोलता हो। तो विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। यह आप कह सकते हैं शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है। देखिए, राइट ऑप्शन नंबर डी है आपका कि उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जी हाँ, बच्चा विद्यालय में क्यों बोलता है, क्योंकि उसके विचारों को बोलने की या विद्यालय में क्या मान्यता मिलती है, इसलिए बच्चा ज़्यादा बोलता है। और घर में मान्यता नहीं मिलती, इसलिए बेचारा शांत रहता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बेस्ट पेडागॉजी का बेस्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और शिक्षण शास्त्र यही है दोस्तों, यही प्रश्न है आपके शिक्षण शास्त्र, यही है पेडागॉजी दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। इससे पहले आप सभी मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, सभी मेरे
प्यारे भाई बहन एवं जो भी गृहिणी हैं, मेहनत कर रहे हैं शिक्षक भर्ती में चयन करने के लिए एक सरकारी सीट के लिए, सभी लोग दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इससे तात्पर्य क्या होगा? इससे तात्पर्य होता है जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग जो है बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं। बच्चा पिछड़ा है, उसको आप उसकी जो अधिगम है उसको गति उसकी तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, क्योंकि यह पिछड़ा छात्र है, पिछड़ा बालक है आपका। तो इसके लिए आप इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे? देखिए दोस्तों, पिछड़े बालक को अधिगम की गति को तीव्र करके उसे सामान्य छात्रों की श्रेणी में लाने के लिए जो शिक्षक का बेस्ट होगा वह होगा उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया जा चुका है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग क्या होता है? किसी बालक में संवेग आवश्यक है, यानी कोई भी बालक हो, बच्चा है, उसमें संवेग आवश्यक है। क्यों संवेग आवश्यक है? क्योंकि बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीयता या जातिवाद भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? एक अध्यापक को अपनी, मान लीजिए आप एक अध्यापक के तौर पर हैं, आप अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहेंगे? ये क्या अपनाना चाहिए आपको? कठोरता, लचीलापन, ना कठोरता ना ही लचीलापन, यह आपका हो जाएगा कठोरता व लचीलापन दोनों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? लचीलापन। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक अध्यापक है, आप शिक्षक के नाते शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में क्या करेंगे? आपको लचीलापन डालना पड़ेगा। भेदभाव नहीं करना है शिक्षण प्रक्रिया में दोस्तों, तो लचीलापन आपको करना चाहिए और अपनाना भी चाहिए। यही पेडागॉजी कहती है और यही शिक्षण शास्त्र कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो हैं शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, यानी कि कुछ विकलांग हैं। तो कुछ बच्चे मानसिक रूप से हैं और निःशक्त हैं, तथा कुछ बच्चे बाकी सामान्य बच्चे हैं। बाकी बच्चे जो है समान हैं, यानी कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त हैं, शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, और कुछ बच्चे मानसिक से हैं और कुछ बच्चे सामान्य हैं। 3 प्रकार के बच्चे हो गए। तो आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठाने की निम्न से व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी समझ गए दोस्तों, समझ गए मेरे सभी प्यारे मित्र। प्रश्न यह कह रहा है आपसे कि आपके जो क्लास है, कक्षा है, उसमें कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, कुछ बच्चे मानसिक रूप से हैं, और बाकी इसके अलावा जो बच्चे समान हैं। अब आप लोग ये बताइए, कक्षा कक्ष में बैठाने की व्यवस्था जो है सर्वाधिक उपयुक्त कैसे रहेगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो व्यवस्था होगी बैठाने के लिए, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठाने की सुविधा प्रदान की जाए। जी हाँ, इस पर कोई यह नहीं करना कि उनको आगे पीछे, आगे दाएं बाएं, ये सब पूरा गलत है। सबसे सर्वप्रथम स्वच्छ बात यह दोस्तों शुद्ध है कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठाने की सुविधा प्रदान की जाए, यानी उनको बैठाने की सुविधा दी जाए। पहली बात यह है। पेडागॉजी का बेस्ट ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। सभी लोग फीडबैक दीजिएगा और सभी क्लासेस अटेंड करिए। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर आप एक शिक्षक के तौर पर एक नए स्कूल में, नए विद्यालय में आपका आगमन होगा, पदस्थ होगा। वहाँ पर आप अपनी शिक्षा अनुभव वहाँ पे प्रदान करेंगे बच्चों के लिए, बच्चों की नींव मजबूत करेंगे। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का जय हिंद। प्रश्न दोस्तों कि बुद्ध के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बुद्ध के
प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन, जो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन है दोस्तों, वो थॉमसन ने क्या है प्रतिपादन किया था। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर थॉमसन ने यहाँ पर प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के आता है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? बहुत अच्छा है आपका बी ग्रेड के अंतर्गत जो रखा जाता है। बी ग्रेड दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस, तो आप बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है कितने प्रतिशत पर? वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बताना है दोस्तों। कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करें। तो जो बी ग्रेड के अंतर है आपका 56 से लेके 74%, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ग्रेड यानी बी ऑप्शन। समझ गए सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऐसा मूल्यांकन के समय क्या है दोस्तों कि शिक्षक को कार्य नहीं करना चाहिए? देखिए क्या नहीं करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप मूल्यांकन के समय हैं, अगर आप शिक्षक हैं, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। मूल्यांकन के समय आपको विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को उनके वर्गों में विभाजित नहीं करना है, ना ही उनके बीच तुलना करना है। ऐसा कार्य आपको नहीं करना। सी ऑप्शन आपका नहीं करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और आपको मूल्यांकन के समय करना क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना और बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना, ये चीज़ें करना चाहिए। लेकिन सी ऑप्शन जो है आपका, मूल्यांकन करते समय उनको वर्गों में विभाजित नहीं करना चाहिए, उनके बीच तुलना भी नहीं करना चाहिए, यानी कि जातिवाद आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, या भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। ये बात सही है कि जो भिन्न भिन्न छात्र हैं, व्यक्तिगत गुण भी उनके भिन्न भिन्न होते हैं। इसी के कारण है दोस्तों कि जो आप कितना भी मेहनत कर लें, कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण है भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा की एक बालिका जिसका नाम मीरा है, विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी इसकी इस प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेडागोजी का, बाल विकास का बेहतरीन बेस्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई एक बालिका या बालिका है जो आपके विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, तो आपकी इस प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मीरा एक सृजनशील बालिका है। क्या प्रतिक्रिया होगी? आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, मीरा एक सृजनशील बालिका है। बी ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र जो है मोहन, बोलते समय हकलाता है। एक बालक है आपकी कक्षा का छात्र जिसका नाम मोहन है, वह बोलते समय क्या है, हकलाता है। तो आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? बच्चा हकलाता है तो आवश्यक कदम होगा आपका शिक्षक होने के नाते उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर क्या नियंत्रण कराएंगे। जो अध्ययन के समय गलत आदत जो बच्चा पकड़ता है उस पर क्या उसको नियंत्रण करवाएंगे, यानी उसको कम करवाएंगे। ये आप शिक्षक होने के नाते आप कर सकते हैं, जिसमें बालक क्या है बोलने में हकलाता है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? दोस्तों
अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना अगर जागृत करना हो कि विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, इसके लिए जो उपाय होगा वह होगा बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपनी शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। यानी ये सभी आपके उपाय हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है और प्रश्न लाजवाब है। सभी मित्र मेरे एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। प्रश्न है दोस्तों, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट टाइप के क्वेश्चन है और कम्पिटिशन यानी कि कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न है, यानी कंपटीशन हाई हो गया है और इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। अब जितने भी आ रहे हैं, पहले क्या प्रश्न पूछा जाता था कि बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी, लेकिन अब यह पूछा जा रहा है कि सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होगी। अब ये देखिए, सबसे कम की बात कर रहा है तो परीक्षण विधि। जी हाँ, बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि आपकी परीक्षण विधि होगी, लेकिन सबसे अधिक उपयोगी बात की जाए प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि और व्यक्तिगत इतिहास विधि। परीक्षण विधि जो है सबसे कम उपयोगी मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उसमें सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को, शिक्षक के कौशलों को, विद्यालय की व्यवस्था को या बालक की आर्थिक स्थिति को। तो पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक जो महत्व दिया जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार जो है अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों ने एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इन परिभाषाओं के अनुसार जो है अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली है, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, युवावस्था तक। तो ये सभी लोग जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और नॉर्मल क्वेश्चन है कि जो अधिगम है जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्याच्छात्मक चिंतन या आपका कल्पनात्मक। तो बालक जो अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है वह आपका क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाएगा। जी हाँ, देखकर करता है ना तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। आपकी क्या भूमिका है, तो आपकी भूमिका होती है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। जी हाँ, आपकी भूमिका है बच्चों के बौद्धिक विकास करने में, आपकी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे जी ने कौन सी विधि को अपनाया है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए, तो नैतिक विकास समझने के लिए साक्षात्कार विधि जो है जीन पियाजे ने अपनाया है। जी हाँ, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे जी ने साक्षात्कार विधि को अपनाया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं जो होती हैं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। कभी बार बच्चा सोचता है, आप भी सोचते होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी जो प्रबल भावनाएं होती हैं तो ये किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। तो ये होती है दोस्तों किशोरावस्था की ओर इंगित करती है। पहला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर आ चुका है। लगातार प्रश्न झड़ी की तरह आपको आ रहे हैं
केवल आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की आप लोगों को क्लासेस चल रही हैं। एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे और जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधु नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स पे मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न है कि बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत, ये आपको नोट कर लेना है ये पॉइंट, आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो उसे भाषा, जी हाँ, उसे भाषा विषय की शिक्षा सबसे पहले प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। अच्छे शिक्षक या अच्छे अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो अच्छा शिक्षक वही होगा, अच्छा अध्यापक वही होगा जिसका उद्देश्य होगा जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी क्वेश्चन एकदम लगातार 30 ऑफ 30, क्योंकि हमारा टारगेट है भैया शिक्षक भर्ती में एक सरकारी सीट पाना, और ज़रूर मिलेगी अगर आप डेली क्लासेज हमारी अटेंड करते हैं। अगर आपने देखा होगा हम पूरी कोशिश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ही प्रश्न लाते हैं और आपकी एग्जाम में आए हुए प्रश्न और आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न होते हैं जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं है, होना चाहिए। अगर बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें आर्थिकता का कोई वहाँ पे उनके अनुसार या उनका कोई भी यहाँ पे रूप नहीं होना चाहिए। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए और वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन आर्थिक आवश्यकता के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मेरा है, स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। कोहलबर्ग, जी हाँ, कोहलबर्ग हो गए आपका दोस्तों, जीन पियाजे जी हो गए और आपके थांडाइक महोदय जी हो गए। ठीक है दोस्तों, वाइगोस्की, ये सभी आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कूट कूट कर प्रश्न आते हैं। अगर आपका फीडबैक मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो इन सभी आपके मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं पार्टिकुलर इनका पार्ट वाइज वीडियो लाएंगे। ज़रूर आप फीडबैक करके समर्थन दीजिए, जितने ज़्यादा समर्थन करेंगे उतने ही जल्द ये वीडियो आएंगे। प्रश्न है दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। तो नैतिक विकास का प्रथम चरण आपका होता है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। जी हाँ, दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता जो है नैतिक विकास का प्रथम चरण है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और करेंट टाइप का प्रश्न है, यानी कि ऐसे प्रश्न बनाया गया प्रश्न है, समझ लीजिए, और आया भी है प्रश्न है। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी जो है TEN 10 को NET पढ़ता है तथा SAW शाह को WAS पढ़ता है, तो वह ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? डिस्कैल्कुलिया से, अफेजिया से, डिसलेक्सिया से या आपका अग्नेफिया से। तो दोस्तों यानी पढ़ने संबंधी विकार है। उस शिक्षार्थी को क्या है? पढ़ने संबंधी विकार है। और पढ़ने संबंधी विकार किससे ग्रस्त होते हैं? डिसलेक्सिया से। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ने संबंधी विकार होता है उससे बच्चे क्या होता है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। अगला प्रश्न है जो बच्चे गणना संबंधी ग्रस्त होते हैं, जोड़ घटाना में अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है? वह डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी सुरक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि से कमज़ोर हैं, परंतु ये पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्याम पट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, बोलते हैं सर मेरे को पीछे से नहीं दिखाई देता है। कुछ छात्र होते हैं जिनकी दृष्टि कमज़ोर होती है और पढ़ने में भी कमज़ोर होते हैं, तो वे सर से निवेदन करते हैं सर मुझे पीछे से नहीं दिखाई देता है, तो कृपया करके मुझे आगे बैठने की अनुमति दे दें।
तो आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते इस स्थिति में क्या करेंगे, तो आप उनकी इच्छा अनुसार उन्हें क्या है आगे बैठा देंगे, जिससे वे श्याम पट पर लिखा देख सकें। जी हाँ, सी ऑप्शन सही होगा। और शिक्षण शास्त्र यही है दोस्तों, और यही शिक्षण शास्त्र है, और इसी टाइप के प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है उसकी पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए। क्यों बदलनी रहनी चाहिए भाई? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। जब आपकी समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं तो शिक्षा की पाठचर्या बदलनी चाहिए उस समाज के अनुसार। जिस समाज का लेवल होगा, जिसकी आवश्यकताएं होगी बदलती रहती है, तो शिक्षा की पाठचर्या में जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आपके शिक्षा पाठ्यक्रम जो है आपका बदलना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहे दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 30 प्रश्न बहुत ही अच्छे रहेंगे, उम्दा रहे होंगे, लाजवाब रहे होंगे। सभी मित्रों का जय हिंद, शुक्रिया कि आप लोगों ने इन 30 क्वेश्चनों को झेला। जी हाँ, अगर आप वीडियो को इन तक देखते हैं, इन 30 प्रश्नों को झेलते हैं, जब ये सारी चीज़ें मेहनत करते हैं दोस्तों, जो झेलते हैं इन प्रश्नों को, जो झेलते हैं इन वीडियो को, जो देखते हैं इन वीडियो को अंत तक, वही उनका सपना साकार होता है। उन्हीं को एक सरकारी सीट मिलती है, जो क्योंकि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, जब आप मेहनत करते हैं तो आपका भी सपना साकार होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा यह कहता हूँ, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो मिल जाएंगे। कहीं और जाने, कहीं और घबराने, कहीं बुक, कहीं पैसा डालने की, खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में PDF फाइल, मटेरियल सब कुछ आपको मिल रहा है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। टेलीग्राम में जाइए, PDF फाइल, नोट सब कुछ आपको मिल जाएगी। और जो कुछ भी चाहिए एक कमेंट बॉक्स में दीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। केवल मात्र एक छत के नीचे सब कुछ जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखता हूं, और अपने मेरे से जितने भी जुड़े हुए हैं, ये एक शिक्षा जगत का परिवार है, और हम परिवार इस सभी हिस्सा हैं दोस्तों। जी हाँ, तो हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका परिवार उम्दा हो, लाजवाब हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुश रहे दोस्तों। ये भी एक शिक्षा जगत का परिवार है, और राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।